देखो बच्चों, यूनिफॉर्म स्पीड किसको बोलते हैं? अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, क्या है? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। क्या कर रहा है? इक्वल डिस्टेंस, तो इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है लेकिन डिफरेंट डिस्टेंस है, या इक्वल डिस्टेंस इन डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम, तो इसको क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल है। ठीक है, कि लिखाऊं? अब एवरेज स्पीड, इसको ध्यान से समझो आप लोग, ये है इंपॉर्टेंट, इस पे सवाल अच्छे बनते हैं। एवरेज स्पीड हमेशा कैसे निकालनी है? ध्यान से सुनना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। कैसे निकालोगे? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस मतलब जैसे अपन S1, S2, S3 ऐसे लिख सकते हैं ना। S1 T1 टाइम में, S2 T2 टाइम में, S3 T3 टाइम में, इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखो इसमें सवाल कैसे करना है। जो चीज़ ऊपर नीचे में से नहीं हो, आप जैसे सवाल पढ़ा, आपने सवाल पढ़ा, फिर सुनो, जो चीज़ इसमें से नहीं हो उसको उसकी जगह हटा, उसको हटा देना। मतलब कैसे? जैसे उसने कहा हाफ डिस्टेंस, क्या बोला उसने? हाफ डिस्टेंस कवर्ड विद वेलोसिटी v1, विद वेलोसिटी कितनी डिस्टेंस? हाफ डिस्टेंस कवर्ड विद वेलोसिटी v1, हाफ डिस्टेंस कवर्ड विद वेलोसिटी v2। तो आप ये देखो कि हाफ डिस्टेंस v1 से, हाफ डिस्टेंस v2 से, मतलब टाइम कहीं नहीं है, मतलब टाइम कहीं नहीं है। टाइम को हटा दो, टाइम को, मतलब टोटल डिस्टेंस हाफ, टोटल तो s हो जाएगी बच्चों, टोटल डिस्टेंस तो कितनी हो जाएगी? s। अब आधी डिस्टेंस किससे करी? v1 से, तो टाइम कितना लगेगा इसमें? t1, हाँ, s/2 v1, शाबाश। और इसमें कितना लगेगा? s/2 v2। जो चीज नहीं हो उसको रिप्लेस करो, तो बहुत आसान हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा? s कट जाएगा कि नहीं कटेगा? बोलो। और ये 2v1 v2 ऊपर चला जाएगा, और v2 प्लस ऐसा आएगा नहीं आएगा? बोलो। एवरेज स्पीड बोलो। अगर s/3 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 होता तो यहाँ 3 हो जाता, v1 v2 v3 हो जाता, ये v2 v3 प्लस v1 v2 प्लस v2 v3, या अपन क्या लिख सकते हैं? अपन 1/s तो कट ही जाएगा, 1/3v1 प्लस 1/3v2 प्लस 1/3v3, या अपन यूँ लिख सकते हैं n लिख देते हैं अपन, 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3। तो ये याद रखने की जरूरत नहीं है कुछ भी, आपको इसका घोटा लगाते रहते ना बच्चे कि आधा टाइम इससे, फिर ये ऐसा, याद कुछ नहीं रखना है आपको। एवरेज स्पीड कैसे निकालनी न्यूमेरिकल में? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या मेथड है? अपॉन टोटल टाइम, नहीं तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? s। अब अपने को उसने क्या दिया कि हाफ डिस्टेंस v1 से कवर करता है, हाफ डिस्टेंस v2 से कवर करता है। इसका मतलब हमारे पास क्या नहीं है? टाइम। तो हाफ डिस्टेंस v1 से कवर किया तो टाइम कितना लगा? t की जगह क्या लिखेंगे? s/v। s कितना? s/2, v तो v1 है, नहीं, फिर s/2 किससे चला? समझ में आ रहा है? तो इसमें कितना टाइम लगेगा? s/2 v2। अब 2v1 v2 क्या है? एलसीएम ले लो, ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा। क्लियर? नहीं। अब देखो बच्चों, जैसे मान लो वो कहे कि 1/3 डिस्टेंस v1 से, 1/3 डिस्टेंस v2 से,
1/3 डिस्टेंस v3 से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आता जाएगा, s/3v1, s/3v2, s कट जाएगा ऊपर नीचे, तो यहाँ 3 अपन कॉमन लेके ऊपर ले सकते हैं, तो n लिख दिया मैंने 3 की जगह। ये किसके बराबर आ जाएगा, 3/1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3। आएगा नहीं आएगा इससे बोलो? तो ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, आप ये सब कुछ भी याद नहीं रखना है। ये याद रखना है कि एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब आप ये देखो कि क्या नहीं है, जैसे अगला सवाल ऐसे बनाया उसने कि आधे टाइम तक v1 से चला, आधे टाइम तक, और आधे टाइम तक v2 से चला, हाफ टाइम तक किससे चला, v1 से, हाफ टाइम तक किससे चला, v2 से। क्लियर? और एवरेज स्पीड कैसे निकालते हो आप, टोटल डिस्टेंस अपॉन, क्योंकि आधा चला है ना तो s1 प्लस s2 डिवाइडेड टोटल टाइम कितना होगा t, क्योंकि आधा टाइम v1 से, आधा टाइम v2 से, तो आधे टाइम v1 से चला होगा तो कुछ चला होगा, आधे टाइम v2 से चला होगा तो कुछ चला होगा, लेकिन टाइम कितना है टोटल t। नहीं, तो इसमें आप ये देखो, ये चलो ये लिख दिया आपने, तो s1 प्लस s2 बराबर t1/t2 ये लिख दिया, चलो वो भी नहीं लिखा। ठीक है, अब इसमें क्या नहीं है आपके पास, है ना, ये नहीं है ना, इसको हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे, तो s1 को क्या लिखोगे बताओ, vt, है ना, तो v1 इंटू t/2 प्लस, और टोटल टाइम तो t है ही बच्चों, तो क्या हो जाएगा ये v1 प्लस v2/2, दो बार है इसलिए v1 प्लस v2/2 आ गया। अगर ऐसे ही वो कहता कि 1/3 टाइम v1 से, 1/3 टाइम v2 से, 1/3 टाइम v3 से, तो क्या आ जाता, v1 प्लस v2 प्लस v3/3। नहीं समझ, ये तो बिल्कुल लल्लू सवाल हो गया, ये तो क्या हो गया बिल्कुल। अब इससे जैसे घुमाएगा आगे, है ना, तो पहले इसको वापस समझा देता हूँ, है ना, फिर अगला सवाल अच्छा सा करते हैं। जैसे एवरेज स्पीड आपको कैसे निकालनी है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल, इसके अलावा कुछ दिमाग में नहीं करना। ठीक, स्पीड है क्या, ये स्पीड, तो स्पीड में डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड क्या है, स्केलर पॉइंट, है ना, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये तो जनरल फॉर्मूला है इसका। अब आप न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़ना और ये देखना कि उसमें क्या नहीं है। अगर मान लो टाइम नहीं है तो टाइम की जगह ऐसा लिख देना। अगर मान लो डिस्टेंस नहीं है, जैसे आधे टाइम तक किससे चला, v1 से, आधे टाइम तक किससे चला, v2 से। क्लियर? अगर n बार करें ये कार्यक्रम तो क्या हो जाएगा, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 डिवाइडेड बाई n। नहीं, इसमें जैसे किया अपन ने, तो 1/v1 1/v2। समझ में आया? कठिन लगा ये? इसको लिखो, फिर टफ सवाल कराते हैं। Vehicle moves on a straight line in such a first half distance covered with 3 मीटर पर सेकेंड। पहली हाफ डिस्टेंस s/2 किससे कवर किया उसने, 3 मीटर पर सेकेंड, मतलब v1 दे रखा है, ओके, है ना। फिर क्या कह रहा है वो, नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस इन 2 इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम विद स्पीड। अब इसमें थोड़ा सा यह है कि 2 इक्वल इंटरवल भी कर दिया है और नेक्स्ट हाफ भी कर दिया है ना, तो घबराना नहीं, इतनी और इतनी से चल रहा है। मतलब नेक्स्ट हाफ जो है आधे टाइम, जैसे इसमें तो टाइम t1 ले लिया, इसमें आधे टाइम तक तो किससे चला, 4.5 से, और आधे टाइम तक किससे चला, 7.5 से। आप तो क्या लगाओगे बताओ, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस तो कितनी है, s, और टोटल टाइम अपन t1 प्लस t2 कर देते हैं, क्योंकि आधी डिस्टेंस है तो टोटल डिस्टेंस तो s हो गई। नहीं, अब क्या नहीं है आपके पास, टाइम नहीं है, तो टाइम को भाई s/2 किससे चला, v1 से,
तो T1 कितना लगेगा? S/2 V1, यानी कि V1 कितना है? 3। समझ में आ रहा है तुम्हें? आ गया? अब अगला S/2 क्या कह रहा है वो? नेक्स्ट हाफ, उसमें आधे टाइम तक इतने से, आधे टाइम तक इतने से। तो नेक्स्ट हाफ मतलब S/2 इक्वल टू, S इक्वल टू क्या होता है? VT। तो आधे टाइम 4.5 किससे चला? कितने टाइम तक? T2/2 प्लस 7.5 T2/2। आधे टाइम V1 से, आधे टाइम V2 से, कितनी कवर की डिस्टेंस? S/2। आधे टाइम किससे चला? V1 सॉरी V2, और आधे टाइम किससे चला? V3। कितनी डिस्टेंस कवर हुई? S/2। क्योंकि T2 लिखना है ना वहां, तो क्योंकि T2 नहीं है ना हमारे पास। नहीं, मैंने कैसे किया? ऐसे हाँ हाँ, ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे? बहुत सारे तरीके हैं, है ना। या तो इक्वल टाइम वाले में इसको करके वहां रख दो T2। जैसे इक्वल टाइम वाला ये था ना, वो रहा कितना? V1 प्लस V2/2 एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड निकली। तो S इक्वल टू कितना हो जाएगा? अभी अपने पास T2 कितना आ जाएगा? 4.5 प्लस 7.5 कितना हो गया? 12। T2 कितना आ गया हमारे पास? S/12। बस S कट जाएगा और ये कितना आ गया? 1/6 प्लस 1/12। तो 12 कितना हो गया ये? सॉरी, LCM तो ज़्यादा आएगा ना, 1/6 72 आ जाएगा। 12 प्लस 6 72/18 4 मीटर पर सेकेंड। नहीं, जो चीज नहीं दी रखी हो उसको रिप्लेस कर दो। अभी आपके पास ये T1 है, S/2 किससे चला? V1 से। तो T1 तो इतना हो गया, ये तो समझ में आ गया आपको अच्छे से, है ना। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब जो नेक्स्ट हाफ है, नेक्स्ट हाफ में कैसे चला वो? आधे टाइम तक इससे और आधे टाइम तक इससे। टोटल कितना चला? तो दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस। आधे टाइम तक किससे चला? V2 से। आधे टाइम तक किससे चला? V3 से। नया समझ में तो कर 3। ठीक है। तो T2 कैसे निकाल लोगे? चलो ये बता दो। मतलब S/4 कैसे लिख सकते हो तुम? अरे नहीं, आधे से आधा तो तब लिखते हैं जब ये भी 4.5 से होता है, ये भी 4.5 से होता है। तो S1 प्लस S2 आएगा, फिर उसमें क्या आएगा? तो उसको क्या लिखोगे? S/2। भाई अपने पास अब क्या हुआ? दूसरे में S1 प्लस S2 जो है हमारे पास, वो S/2। नहीं समझ पा रहे यार तुम लोग? भाई उसने कहा कि इतना आधी डिस्टेंस तो V1 से करा, तो T1 आ गया, यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसने थोड़ा सा घुमाया है ना क्वेश्चन में, वही तो दिक्कत है। क्या घुमाया उसने? कि नेक्स्ट हाफ। अब अगर आप S/4 क्यों नहीं कर सकते? बताओ, सोचो, S/4 क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये तो 4.5 से चल रहा है, ये 7.5 है। ये कितना है? 4.5। तो 4.5 से कितना चलेगा? अगर मान लो चले तो S1 कितना चलेगा? S1 कितना आएगा? V2 इंटू T2/2 ऐसे लिखोगे? S1 लिखेंगे ना। और S2 कितना लिखेंगे? V3 इंटू T2/2। आधा आधा टाइम लिखना पड़ेगा ना, कि नहीं? और S1 प्लस S2 कितना है हमारे पास? S/2। और ये कितना हो जाएगा? V2 प्लस V3 T2/2। 2 से 2 कैंसिल। तो T2 टाइम कितना आ गया हमारे पास? S/12।
नहीं आ रहा समझ में अभी भी? यही तो घुमाया है, इससे ज़्यादा टफ नहीं बना सकता वो तुम्हारे नीट में। दोबारा समझो, या तो एनालिसिस करो पूरी मोशन का, जैसे इधर देखो एनालिसिस ही करना है। ये देखो आधा चला V1 से, ओके समझना बात को, पूरी मोशन को एनालिसिस कर लेते हैं। ठीक है, आधा किससे चला? V1 से। अब नेक्स्ट आधा बचा हुआ है AC। AC कितना बचा हुआ है? पहले तो लिखना बंद करो तुम लोग, समझना चालू करो, पता नहीं कहाँ उलझे तुम। सोच रहे हो बस इसको उतार लो, ये तो कभी आएगा ही नहीं सवाल। पार्टिकल डायनेमिक्स का तो एक भी सवाल नहीं आएगा शीट में से, बता रहा हूँ मैं तुम्हें, वो बना के देगा। तो इसलिए मोशन का एनालिसिस करना सीखना ही पड़ेगा। आधे किससे चला? V1 से, ओके है ना। ऐसे बैठ के जितना सोचोगे उतना ब्रेन डेवलप करने के लिए भी होती है मैकेनिक्स, है ना। तो S/2 किससे चला? V1 से। अब नेक्स्ट S/2 चला वो AC क्या है? नेक्स्ट S/2। लेकिन नवाब ने यहाँ 2 टुकड़े कर दिए। इसमें मान लिया था टाइम अपन ने T1, इसमें कितना मान लिया था T2, यही है ना। अब उसने कहा कि आधे टाइम तक T2/2 तक किससे चला? 4.5। 4.5 नहीं लिख रहे अपन, V2 लिख रहे हैं। ठीक है, क्या लिख रहे हैं? तो फिर आधे टाइम तक मान लो यहाँ D तक आ गया ये, तो AD कवर किया। AD, तो AD को क्या लिख सकते हो आप बताओ? हाँ, V2 इंटू T2/2। डिस्टेंस को कैसे लिख सकते हो? वेलोसिटी इंटू टाइम। बोलो बच्चों। और DC को क्या लिख सकते हो फिर? DC को, ये भी T2/2 है टाइम, और वेलोसिटी कितनी है? V3। आधे टाइम तक V3 से चला, सपोज करो, वो जो उसने 7.5 दिया हुआ। ठीक, तो DC कितना होगा बताओ? DC कैसे निकाल लोगे? V3 इंटू T2/2 होगा कि नहीं होगा बताओ? अब इन दोनों को प्लस करें तो वो किसके बराबर है? S/2। दोनों को प्लस करें तो S/2 आता है, T2/2 कॉमन आ जाता है, V2 प्लस V3। तो T2 इक्वल टू कितना आ गया? S/V2 प्लस V3। जो T2 हमारे पास नहीं था, जो T2 हमारे पास नहीं था उसको, T1 को लिखा पहले तो डायरेक्ट। ठीक है, जो T2 नहीं था उसकी जगह कितना लिखेंगे? S/V2 प्लस V3। तो मोशन का एनालिसिस समझो पहले। अपन ने मान लिया कि बच्चों पूरी डिस्टेंस S है, ठीक है, ऐसे दिमाग लगाना। अब आधी डिस्टेंस चला वो, हाफ डिस्टेंस मतलब S/2, इसको दे दिया अपन ने AB, है ना। कितने से चला वो? V1 से। ठीक है, तो टाइम कितना लगेगा इसमें? S/2 इक्वल टू V1 इंटू T1, यही तो लिखोगे ना, बोलो। अब नेक्स्ट हाफ मतलब ये BC कितना है? ये भी S/2 है, बोलो। अब इसमें T2 आधे टाइम तक मान लो, टोटल टाइम T2 लगता मान लिया अपन ने, इसमें T1 लगा टोटल टाइम, यहाँ से यहाँ तक आने में। तो आधे टाइम तक किससे चला? V2 से। आधे टाइम तक तो अपन ने मान लिया कहीं आधे टाइम तक यहाँ पहुँचा होगा, तो BD लिख दिया इसको। कितना आ गया? ये V2 से। ये आधे टाइम तक कितने से? V3 से। तो टोटल डिस्टेंस BC है, तो टोटल डिस्टेंस को क्या लिख दें? S/2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जोड़ दो। नहीं आया समझ में अभी भी? तो T2 आ जाएगा ना यहाँ से। मोशन का एनालिसिस आ गया पूरा। गलती नहीं करोगे ना, इससे टफ सवाल तुम्हारे नीट में नहीं आएगा। एवरेज स्पीड का लिख लो, दिमाग लगाना पड़ेगा बच्चों आपको, है ना। क्या बच्चों?
उसने कहा ए पॉइंट ऑब्जेक्ट ट्रेवर्स हाफ द डिस्टेंस विद वेलोसिटी v0। ये मान लिया टोटल डिस्टेंस जो है ना h थी, उसमें से आधी डिस्टेंस b तक आ गई। हाफ डिस्टेंस किससे चला, किससे चला हाफ डिस्टेंस? v0 से। ओके, फिर क्या कह रहा है? रिमेनिंग पार्ट ऑफ डिस्टेंस इज कवर्ड विद वेलोसिटी v1 फॉर हाफ टाइम एंड v2। वापस वही सवाल है, तो सेम ही तो सवाल है, कर दिया कोई तो? अरे वो तो v1 v2 दे दिया और v0 दे दिया। उसमें v0 कितना था? 3, v1 कितना था? 4.5 और 7। अच्छा वही सवाल आ गया, और बढ़िया निकाल। तो बाकी तो क्या है, वो फॉर्मूला बेस्ड है ना, जैसे डायरेक्ट अब हो जाएगा सारा, है ना, आप कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये तो वही आ गया, सेम सवाल है, सेम। नहीं समझ में आ रहा होगा आप लोगों को? क्या करना है बताओ? ये AIPMT 2007 में आया हुआ है, पेज नंबर निकालो 57, पेज नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 5, AIPMT 2007। A car moves from X to Y with uniform speed v0 and return to X with uniform speed vd. The average speed of this trip. निकालो निकालो फटाफट। फ्रॉम X to Y, कहाँ से चला? X to Y चला, ठीक है। विद यूनिफॉर्म स्पीड क्या दे रखे अपन को? vu। ओके, एंड रिटर्न्स, वापस रिटर्न आ गया, वापस रिटर्न आ गया। अगर यहाँ एवरेज वेलोसिटी पूछता तो 0 हो जाती, एवरेज वेलोसिटी पूछता तो, लेकिन क्या पूछा? एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं बताओ? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है? x क्यों गया? x इधर नया 2x, और टाइम कितना लगेगा? t1 प्लस t2, आने का t1 जाने का t2। तो अपन को क्या दिया हुआ है? vu, और ये डिस्टेंस x मान लिया अपन ने, x दे ही रखिए, x दे ही रखिए। क्या नहीं दे रखा अपन को? टाइम को रिप्लेस करना। t1 को क्या लिखूं फटाफट बताओ? v बराबर s/t होता है ना, अगर भूल जाओ तो s/v लिख देना। क्या लिख दोगे? s/v मतलब x/vu प्लस x अपॉन v। एलसीएम लेके कर दिया। नहीं, पहले गया फिर रिटर्न हो गया। अगर एवरेज वेलोसिटी पूछी होती तो 0। क्यों? टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता। गलू सवाल है बिल्कुल, हैं? क्या करना है, क्या सीखे क्या आप ये बताओ पहले तो। भाई एवरेज स्पीड कंसेप्ट क्या है वो समझो। इसमें कंसेप्ट ये है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, इसके अलावा कुछ याद नहीं रखना। एवरेज स्पीड मींस टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब आप ये देखो, न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़ो, न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़ो, और उसमें देखो कौन सी चीज़ आपके पास नहीं है तो उसको हटाओ। अभी मान लो, चलो ये तो लल्लू सवाल बना रहा है, मान लो अपन एक सवाल बनाए कि A से B तक 1/4 डिस्टेंस चलता है V1 से, ठीक है। फिर उसमें से 1/8 डिस्टेंस करता है जो है ना आधे टाइम, उसमें से भी मतलब 1/8 का भी आधे से मान लो वो चलता है V2 से आधे टाइम तक, और उसमें आधे टाइम तक 1/8 कवर करता है मान लो, ठीक है। फिर उसके बाद कहता है रिमेनिंग डिस्टेंस कवर्ड बाय दिस वेलोसिटी। तो घबराना नहीं है, मर्जी है जो बढ़ाने दो उसको। आप चलो A से B, B से C, C से D, D से E। अब इससे ज़्यादा तो क्या बढ़ाएगा यार। वो कहे इतनी ऐसे ऐसे चला, ठीक है चल, इतनी ऐसे ऐसे चला चल, नहीं आया समझ में। हम क्या करते जाएंगे?
टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एनालिसिस करते चले जाए, एनालिसिस नहीं ऐसे कर दोगे ना। अब जैसे A to B चला मान लो, तो V बराबर क्या होता है S/T, S बराबर क्या होता है VT, ये लगाते चलो। फिर B to C उसमें देखो कि क्या कंडीशन दी हुई है, फिर C to D देखो क्या कंडीशन दी हुई है, फिर D to E देखो क्या कंडीशन दी हुई है, और फॉर्मूला क्या है हमारे पास, टोटल डिस्टेंस अपॉन। वैसे जो अपन ने सवाल किए ना, इससे ज़्यादा कैलकुलेशन, इससे फिर ज़्यादा कैलकुलेशन होएगी बहुत क्या, इसलिए इससे ज़्यादा टफ सवाल आए। आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और T1 T2 और T बराबर T1 बराबर T2 बराबर, वो सब रटने की कोई जरूरत नहीं, वो आपने निकाल दिया ना। वो तो लल्लू चीज़ थी वो दोनों, तो नया समझ में। तो मेन क्या याद रखना है बताओ, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और जो चीज आपके पास नहीं है, क्या, जो चीज आपके पास, उसको हटा दो। टाइम की बात ही नहीं करी, बोला कि 3 किलोमीटर चलता है 5 किलोमीटर पर सेकंड से, कितना टाइम लगेगा फटाफट बताओ। जी भाई, किलोमीटर है उसको 3000 मीटर कर लेंगे ना, नहीं। फिर कहता है अगला 6 किलोमीटर 10 मीटर पर सेकंड से चलता है, तो उसका टाइम निकाल देंगे। तो टोटल डिस्टेंस कितनी चला, पहले कितनी चलाई थी 3, बाद में कितनी चलाई 6, टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 9, और टाइम T1 + T2 पर कर लोगे। अब इंस्टेंटेनियस, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे स्पीड, सॉरी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, मतलब जैसे वो कहे T बराबर 3 सेकंड पर स्पीड निकालो, तो ये एक पर्टिकुलर इंस्टेंट हो गया। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू पूरी फिजिक्स में जब भी हमको निकालना होगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन। इंस्टेंटेनियस स्पीड मान लो T1 पर x1 डिस्प्लेसमेंट है, T2 पर x2 डिस्प्लेसमेंट है, तो एवरेज स्पीड हम ऐसे भी निकालते हैं बच्चों, x2 - x1 अपॉन T2 - T1। इससे भी सिखाऊंगा अभी 1-2 सवाल, है ना। ये क्या है, एवरेज स्पीड क्या है ना। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। ओके। अब इंस्टेंटेनियस में क्या किया, जब डिफरेंशिएशन का आविष्कार हुआ तो उन्होंने क्या किया, इंस्टेंटेनियस का मतलब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट का मतलब उन्होंने ऐसे लिमिट लगाई, लिमिट डेल्टा t अप्रोच टुवर्ड्स 0, लिमिट डेल्टा t अप्रोच टुवर्ड्स 0। लिमिट डेल्टा t अप्रोच टुवर्ड्स 0 का मतलब क्या होता है कि टाइम इंटरवल 0 पर पहुंच रहा है, मतलब टाइम इंटरवल 0 हो गया। टाइम इंटरवल 0 का मतलब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट, और इसको एवरेज को फिर डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, तो इसको बोल दिया इन्होंने इंस्टेंटेनियस। क्या बोल दिया, और इसको, इससे कोई मतलब नहीं है आपको, dx/dt। ये मैथमेटिक्स की बात है, मैथमेटिक्स में जब डिफरेंशिएशन पढ़ाते हैं तो इस क्वांटिटी को उन्होंने लिखा dx/dt। आपके मतलब की चीज़ नहीं है, लेकिन एक पर्टिकुलर इंस्टेंट का मतलब क्या होता है वो समझा रहा हूँ मैं। इसका मतलब क्या है, ये क्या है, लिमिट डेल्टा t अप्रोच टुवर्ड्स 0, टाइम इंटरवल 0 पर पहुंच रहा है। टाइम इंटरवल 0 का मतलब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट, उसको लिखते कैसे हैं फिजिक्स में अपन, dx/dt याद रखना, उससे कोई लेना देना, वो मैथमेटिक्स है, ठीक है। डिफरेंशिएशन की बुक में इसको, इस चीज को अपन ने लिखा dx/dt। dx/dt का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएशन ऑफ x, है ना। जैसे अपन बना लेते हैं, मान लो उसने कहा कि डिस्टेंस इज गिवन बाय t² + 1, ठीक है। t बराबर 2 सेकेंड पर आप इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालो, तो आपको इसको डिफरेंशिएट करना है, सिंपल। क्या करना है, डिफरेंशिएट करोगे, dx/dt कितना हो जाएगा, 2t
टी की वैल्यू कितनी लिख दोगे? 4 मीटर पर सेकेंड। ये मीटर में दे देगा वो, लिख देगा उसमें टी इज इन सेकेंड और एक्स इज इन गिवन मीटर, तो मीटर पर सेकेंड। नया समझ में? इंस्टेंटेनियस का मतलब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे निकालना। कैसे? डिफरेंशिएशन करके। तरीका क्या है निकालने का? एक ही तरीका है, डिफरेंशिएशन के अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं। इंस्टेंटेनियस वैल्यू पूरी फिजिक्स में जब भी निकालनी हो, इंस्टेंटेनियस का मतलब लिख लो, एक वैल्यू एट पर्टिकुलर इंस्टेंट, वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि अपन सभी की पढ़ रहे हैं, पूरी फिजिक्स की बात कर रहे हैं। वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी एट पर्टिकुलर इंस्टेंट, किसी भी भौतिक राशि का निश्चित क्षण पर मान, किसी भी भौतिक राशि का निश्चित क्षण पर मान, वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, चाहे वो पावर हो, एक्सीलरेशन हो, चाहे वेलोसिटी हो, चाहे स्पीड हो, है ना? नया समझ में? क्या लिखा आपने? वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी एट पर्टिकुलर इंस्टेंट इज नॉन एज इट्स इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इज नॉन एज इट्स इंस्टेंटेनियस वैल्यू। समझ में आ गया? क्या करना है इसमें बताओ? डिफरेंशिएशन करना। क्या करना है? ओके क्या करना है? एवरेज स्पीड उसमें इंस्टेंटेनियस स्पीड में, और कोई दूसरा तरीका नहीं। लिख लो इसको। वेलोसिटी भी वही 4 टाइप की है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसको बोलेंगे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसको बोलोगे बच्चों? जैसे इक्वल डिस्प्लेसमेंट, अब डिस्टेंस की जगह क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। वेलोसिटी में क्या आ जाएगा? डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। जैसे 5 सेकंड में 10 मीटर चला और अगले 5 सेकंड में फिर 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, खत्म। ठीक? जैसे 10 मीटर चला 5 सेकंड में, अगला 10 मीटर चला 9 सेकंड में, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम, तो इसको क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जैसे 10 मीटर चला 5 सेकंड में, फिर अगले 5 सेकंड में चला 12 मीटर, यानी कि डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसको भी क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सेम वही है। अब एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालोगे? टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा यहाँ पे, डिस्टेंस की जगह क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। सेम वही है ना, लेकिन डिस्टेंस की जगह क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। और अगर मान लो अपन S1 T1 टाइम पर S1 डिस्प्लेसमेंट है, T2 टाइम पर क्या है? S2 डिस्प्लेसमेंट है, तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालोगे? S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1। इसके भी सवाल करेंगे अभी, अपन ने सवाल एक भी नहीं किया इसके ऊपर सवाल करके बताता हूँ अभी आपको, है ना? ठीक है, जब पोजीशन की इक्वेशन दी हुई हो ना, तो अपन ऐसे भी निकाल सकते हैं एवरेज वेलोसिटी, ऐसे भी निकालते हैं। ठीक है, एक और तरीका है, अगर वेलोसिटी टाइम का फंक्शन हो तो इंटीग्रेशन से भी निकालते हैं। तो अभी तो ये दोनों सिखा रहा हूँ मैं, है ना? धीरे धीरे सिखाता हूँ फिर। अब अगर इसको क्या लिखोगे? एवरेज वेलोसिटी को डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। लेकिन अगर मैं एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ले लूँ, यानी कि लिमिट डेल्टा टी अप्रोच टू 0 कर दूँ, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को क्या लिखोगे? ds बाई डी टी, जहाँ पर s क्या है? पूरे में डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे क्या है? s डिस्प्लेसमेंट। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या हो गया? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। और एवरेज वेलोसिटी हम ऐसे भी निकालते हैं कि T1 टाइम पर कितना डिस्प्लेसमेंट है? S1। T2 पर कितना है? S2। तो S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1 से भी निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे अभी सवाल करते हैं इसके ऊपर, है ना? और अगर मैं इस डेल्टा टी इंटरवल को 0 कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा? एक पर्टिकुलर इंस्टेंट हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। चारों लिखो। डिस्टेंस दे रखिए, देखो रॉड डिस्टेंस 320 किलोमीटर है,
मतलब समझे आप? डिस्प्लेसमेंट में क्या लेते हैं अपन? शॉर्टेस्ट पाथ। तो डिस्प्लेसमेंट तो कितना हो जाएगा? 260 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बच्चों? डिस्प्लेसमेंट रोड डिस्टेंस कितनी दे रखी है? 320, मतलब वो डिस्टेंस हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी? वो 320 किलोमीटर। समझे आप? डिस्प्लेसमेंट हमेशा कितना रहेगा? डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं अपन? शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ। तो ए डिलक्स बस विच मूव्स फ्रॉम जयपुर टू कोटा टेक्स 8 hours while the aeroplane takes only just 15 minutes. तो एवरेज स्पीड ऑफ बस, स्पीड कैसे निकालोगे? एवरेज स्पीड बताओ पहले में। टोटल डिस्टेंस अपॉन, तो टोटल डिस्टेंस कितनी है? 320। टोटल डिस्टेंस बोल रहा हूं मैं। टाइम कितना लगा? 8 मिनट। तो किलोमीटर पर आवर ये यूनिट आएगी इसकी। ओके, अगला क्या है? एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालोगे बच्चों? टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है और टोटल टाइम, क्योंकि ये किसकी पूछी है? बस की। तो बस की तो 8 आवर्स से लगेंगे। किलोमीटर पर आवर। सबको समझ में आ रहा होगा? थर्ड क्या है? एवरेज स्पीड ऑफ एरोप्लेन। तो स्पीड कितनी आएगी एरोप्लेन की? 260 अपॉन 15 मिनट को 1/4 आवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। 15 मिनट 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं ना बच्चों? ओके। अब एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालोगे? सेम आ जाएगा ना, क्योंकि एवरेज स्पीड एरोप्लेन की तो इससे कम तो हो ही नहीं सकता ना। तो एरोप्लेन के केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है। एरोप्लेन के केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इसलिए एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम आ जाएगा। क्लियर? अगला सवाल देखिए। लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 4.5 सेंटीमीटर। मेरी बात समझो बच्चों, जैसे जो ये इसकी लेंथ होती है ना सुई की, वॉच बाद में मत करो यार, थोड़ा पढ़ लो अच्छे से, सीरियसली पढ़ लो। जो भी तुम्हें बात करनी हो 8:30 बजे कर लिया करो। तो इसकी लेंथ जितनी होती है उतनी ही रेडियस होगी। जो भी घड़ी की सुई है ना, देखो घड़ी की सुई देखो आप, तो वो रेडियस ही है ना। तो लेंथ और रेडियस दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों? बराबर हो जाएंगे। कितनी दे रखी है वो अपन को? 4.5 सेंटीमीटर। ओके, समझ गए? अरे घड़ी की सुई की रेडियस से होगी ना लेंथ। फाइंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ टिप ऑफ मिनट्स एंड 6 AM to 6:30। आधे घंटे में कितना घूम जाती है मिनट की सुई? एक बात बताओ, 1 मिनट की सुई, ध्यान से सुनो पहले यार, ऐसे उठ रहे सीधे जवाब दोगे वहां क्या करोगे फिर नीट में? 180 डिग्री घूम जाएगी। शाबाश, आधा सर्कल पूरा कर लेंगे ना। 180 डिग्री घूम जाएगी भाई। 1 मिनट वाली सुई पूरा चक्कर कितने में लगा लेती है? 60 मिनट में। तो 30 मिनट में कितना लगा लेगी? हाथ। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 2 आवर। बस टाइम कितना? आधा घंटा। तो क्या निकल जाएगा? एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 2R डिवाइडेड बाई T कितना हो जाएगा? 30 मिनट। नहीं, और क्या निकालना है? 6 AM to 6:30। अब 12.5 घंटे हो गए। तो टाइम 12.5 घंटे होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट सेम। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट तो 2R, लेकिन टाइम कितना हो जाएगा? 12.5 आवर। 60 into 60, तो ये सेंटीमीटर पर सेकंड में आएगा। किसमें आएगा? R को 4.5 ले। समझ में आया सवाल? अरे 12.5 घंटे में अगर चलेगी तो 1 घंटे के बाद तो वापस वहीं, फिर 2 घंटे के बाद वापस वहीं, तो चलेगी वापस कितना? आधा घंटा। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वापस? 2R। S इक्वल टू कितना है? 2.5 into T²। फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल बिटवीन 0 to 5 सेकेंड। जब मैंने बताया था ना कि मैं इस पे सवाल कराऊंगा एवरेज स्पीड पे,
एवरेज स्पीड अपन ने x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1 ऐसे लिखा था, नहीं लिखा था, है ना? तो 0 to 5 सेकेंड, 0 to, तो t1 बराबर पहले 0 रखो, t बराबर 0, तो s1 या x1 कितना आ जाएगा आपके पास 0, t बराबर कितना लिखोगे 5 सेकेंड, तो s कितना आ जाएगा आपके पास 5 का स्क्वायर, है ना? तो x2 माइनस x1 s2 माइनस s1 हो जाएगा, कितना आ गया ये 62.5, टाइम इंटरवल कितना लगा 5 सेकेंड बस। नया समझ में? अभी बताया था ना मैंने कि मैं इस पे सवाल कराऊंगा, वो यही सवाल है, ठीक है? नया समझ में? भाई एस कितना दिया हुआ है 2.5 टी स्क्वायर, एवरेज स्पीड पूछिए ना, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड एक तो अपन कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम से, है ना? हालांकि टोटल डिस्टेंस इसमें देखोगे ना तो वही 62.5 आ जाएगी, और टोटल टाइम इंटरवल देखोगे तो 5 सेकंड आ जाएगा, है वही कहानी, लेकिन x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, तो यहाँ पे अपन ने t बराबर 0 रखा, तो s1 कितना आ गया 0, कितना रखा 5 सेकेंड, तो s2 इतना हो गया, s2 माइनस s1 अपॉन, इससे कर सकता, आ गया समझ में कि बताऊँ और ढंग से? अच्छा, और सेकंड पार्ट क्या पूछ रहा है वो, इंस्टेंटेनियस, तो आपको इंस्टेंटेनियस नाम देते ही डिफरेंशिएट कर दो बस, क्या करोगे, s बराबर कितना दे रखा है 2.5 टी स्क्वायर, तो डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आ जाएगा ds बाई dt, 2.5 टी स्क्वायर कितना हो जाएगा 2t, 5t की वैल्यू कितनी रखोगे 5 सेकेंड, 25 सेंटीमीटर है मीटर है, मीटर पर सेकेंड, मीटर है मीटर। नहीं आ रहा समझ में? इंस्टेंटेनियस कैसे निकाल दोगे, ओनली डिफरेंशिएशन ही करना है इंस्टेंटेनियस में, तो ओनली बस हो जाएगा। कोई डाउट हो पूछो, आ गया बच्चों? ये ए पार्टिकल ऑफ मास कितना दे रखा है पार्टिकल का 2 kg, ऐसे नाटकबाजी किया करो, ऑन ए सर्कुलर पाथ, ये लो सर्कुलर पाथ, ठीक है, कितनी रेडियस, सॉरी, ऑन ए सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड, ए पार्टिकल ऑफ मास 2 kg, ऑन ए, ये 2 kg है, ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है ऐसे, समझ रहे हो आप? कौन 2 kg का मास, ठीक है? अब क्या पूछना चाहता है वो, फाइंड चेंज इन स्पीड, तो चेंज इन स्पीड तो 0 हो जाएगी, चेंज इन स्पीड मतलब सब जगह वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है ना, क्या चल रहा है, और स्पीड तो स्केलर होती है, डायरेक्शन का भी कोई मतलब नहीं है, तो चेंज इन स्पीड तो क्या हो जाएगी बच्चों 0, वाई 0, क्योंकि चली कांस्टेंट स्पीड से रहा है, नहीं? फिर क्या पूछा है, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी व्हेन पार्टिकल कंप्लीट्स हाफ रिवॉल्यूशन, कितना हाफ रिवॉल्यूशन। अब हाफ रिवॉल्यूशन आप ऐसे मान सकते हो, जैसे ए पे रहे तो यहाँ पहुँच गया बी पर, जैसे यहाँ पे लिया तो यहाँ पे पहुँच गया, कोई सा भी ले सकते हो, बोलो कौन सा लेना चाहते हैं, है ना? तो चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी है, तो चेंज इन वेलोसिटी को आप हमेशा सिस्टम से चलो v2 माइनस v1, कैसे चलोगे, हाँ, तो v2 यहाँ पे v1 हो गया ये, और ये क्या हो गया v2, तो v2 को क्या लिखोगे v, और ये क्या लगाओगे माइनस i के, ओके, इसको क्या लिखोगे v और प्लस i के, कितना हो जाएगा ये माइनस 2vi के, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा 2v के बराबर, v कितना दे रखा है 10, आया समझ में? सिस्टम से चलो, हाफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया ना, कितना रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया, हाफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया, तो यहाँ पे कितना है v, यहाँ पे भी कितना है v, लेकिन डायरेक्शन तो ये है ना, बोलो, तो यहाँ पे v2 कितना हो जाएगा v माइनस i के, और v1 कितना है v i के, तो चेंज इन वेलोसिटी को ऐसे लिखोगे,
वेलोसिटी क्या है बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर यूज में लो आप तो बहुत बढ़िया रहेगा। क्या रहेगा? अब जैसे बच्चा कहेगा मैं तो ये लूंगा, ये ले ले भाई, यहाँ पे था हाफ रिवॉल्यूशन के बाद यहाँ आ गया, कोई बात नहीं है। इसको क्या लिखोगे? डेल्टा V इक्वल टू वापस V2 माइनस V1। इसको क्या लिखोगे? V J के नहीं लिखोगे? बोलो, इसको क्या लिखोगे? माइनस V और माइनस J के, ये माइनस J के है ना बच्चों। सिस्टमेटिक चलो तो कितना हो जाएगा ये? 2VJ के। तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा? समझते हो मैग्नीट्यूड? आई जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके अंडर रूट करते हैं, तो 2V का स्क्वायर करके अंडर रूट करोगे तो वापस कितना आ जाएगा? 2V। मैग्नीट्यूड निकालना आता है ना, तो V कितना दे रखा है? 10, तो 20 हो जाएगा। चाहे पार्टिकल को आप आधा रिवॉल्यूशन ऐसे करा दो, चाहे पार्टिकल को आप आधा रिवॉल्यूशन ऐसे करा दो। रटना नहीं, सोचो, भले नहीं आए क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? क्लियर? और जैसे एक बच्चे ने क्या 2V sin θ/2, तो क्या है V2 माइनस V1 अपन जैसे दो वेक्टर थीटा एंगल पे हो, मान लो। अगर मान लो ये अभी यहाँ पे तो कितना एंगल बन गया? 180 डिग्री का बन गया। अगर मान लो 180 का नहीं बनता, थीटा एंगल पे पूछ लेता, चेंज इन वेलोसिटी, तो अब वो सिखा रहा हूँ मैं आपको। किस पे? थीटा एंगल पे। तो थीटा एंगल पे बने तो क्या लिखोगे? इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2 cos थीटा। लॉ पैरेललोग्राम बच्चों अच्छे से याद होना चाहिए आप। नहीं? बोलो, अब मैं इसमें V1 बराबर V2 बराबर V कर दूं तो 2V स्क्वायर माइनस 2V स्क्वायर cos थीटा। एक बच्चे ने ऐसे किया है, इसलिए समझा रहा हूँ मैं। एक बच्चे ने ये सवाल 2V sin θ/2 से किया है, और 2V sin θ/2 कैसे आता है वो सिखा रहा हूँ। 2V sin θ/2 कैसे आता है? चेंज इन वेलोसिटी, ये बहुत काम आता है ये। यहाँ तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, 180 डिग्री दे दिया। कितना दे दिया? अगर थीटा 60 देता तो फिर तो यही करना पड़ता ना। तो 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं अपन? बहुत सिखा रखा है मैंने, 2 sin स्क्वायर θ/2 लिख सकते हैं। तो डेल्टा V अपना चेंज इन वेलोसिटी कितना आ जाता है? 2V sin θ/2। कब? जैसे एक पार्टिकल है, मान लो यहाँ पे कितनी वेलोसिटी है? V1, और थीटा होने के बाद में कितनी हो गई? V2। तो चेंज इन वेलोसिटी है। लेकिन चिंता मत करो, ये मैं सर्कुलर मोशन पढ़ाऊंगा ना आपको, तब सिखा दूंगा। अभी छोड़ दो इसको। अभी उधर तेरी वजह से बताया धनंजय, मैंने कहा इसने 2V sin θ/2 लगाया ना, तो थीटा को कितना लिखोगे यहाँ पे? 180। sin 90 कितना हो गया? 1, तो 2V आ गया। ठीक है, इसलिए आंसर तो आ जाएगा। लेकिन ये कहाँ पढ़ाऊंगा? सर्कुलर मोशन में। जैसे पार्टिकल यहाँ पर है V1 वेलोसिटी, कितने के बाद थीटा पे कितनी हो गई? V2। तो व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी? तो वो ऐसे निकाल। और समझाओ इसको अच्छे से, और बच्चा घबरा जाता है। ये लॉ पैरेललोग्राम का मतलब समझो, A और B वेक्टर जो हैं ये थीटा एंगल पर है। अब ये दो वेक्टर हैं थीटा पे, कितने हैं? ये फोर्स हो सकते हैं, वेलोसिटी हो सकती है, एक्सीलरेशन हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, और जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जनरल कॉन्सेप्ट समझना बच्चों जरूरी है आप लोगों को, आप समझते क्यों नहीं हो? अब ये चीज़ें इसलिए बतानी पड़ती है क्योंकि हर बार गलती करते हो, हर बार बार गलती करोगे तो एक बार परमानेंट बता ही देना। ये आप लॉ पैरेललोग्राम में ये रिजल्टेंट R है, तो अपन ने फर्स्ट वेक्टर से एंगल बना रखा है अल्फा। इसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और ये जो tan अल्फा की डायरेक्शन आती है ये देखो इधर आएगा इसका कंपोनेंट b sin थीटा अपॉन a प्लस बी cos थीटा। ठीक है, और ये चारों फॉर्मूले आप याद रखो। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। cos 2 थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। और cos 2 थीटा को आप और क्या लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आपको बार बार परेशान करेंगे तो एक बार ही ख़त्म करो ना इसको याद करके। हर क्वेश्चन में आएगा तो हर क्वेश्चन में थोड़ी बताऊंगा। अब जैसे a बराबर b आ जाता है, क्या आ जाता है मैग्नीट्यूड बराबर, तो r की वैल्यू कितनी आएगी 2a cos थीटा बाई 2। कब? जैसे दो फोर्स बराबर लग रहे हैं, दो फील्ड बराबर लग रहे हैं, दो मैग्नेटिक फील्ड बराबर लग रहे हैं, दो वेलोसिटी बराबर है, दो वेलोसिटी बराबर। लेकिन यहाँ पे साइन क्यों आया था? क्योंकि माइनस है, यहाँ चेंज था, यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी। तो ये तो था r इक्वल टू a प्लस बी का मैग्नीट्यूड। किसका? अगर r इक्वल टू a माइनस बी वेक्टर है, क्या है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ठीक है, जो मैंने लॉ ऑफ पैरेललोग्राम पढ़ाया ना वेक्टर में, सारी कंडीशंस बताइए। r की वैल्यू कभी भी a प्लस बी से ज़्यादा नहीं हो सकती, r की वैल्यू कभी भी a माइनस बी से कम नहीं हो सकती। ये सारी कंडीशंस मैंने 5 कंडीशंस आपको अच्छे से लिखा रखी हैं जब वेक्टर पढ़ाया था तब। समझ में आ रहा है? तो ये बार बार परेशान करेगा आपको। अब एक बार देख लो, मैंने ये फॉर्मूले 1000 बार लिख दिए होंगे बोर्ड पे, लेकिन तुम लोग याद ही नहीं करते उनको। एक बार इनका घोटा लगाओ अच्छे से। क्या करो? एक्सीलरेशन किसको बोलते हो? t1 टाइम पे अगर वेलोसिटी v1 है और t2 टाइम पे वेलोसिटी कितनी है बच्चों? v2। तो एक्सीलरेशन कैसे डिफाइन करते हैं अपन? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। कैसे निकालते हैं अपन? चेंज इन, इसको एवरेज एक्सीलरेशन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको? एवरेज एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन में आपको दो ही पढ़ना है, इंस्टेंटेनियस और ये। समझ रहे बात को? t1 टाइम पर वेलोसिटी कितनी है? v1। t2 पे कितनी हो गई? v2। जैसे सवाल, ऐसा छोटा सा सवाल बनाते हैं अपन कि एक पार्टिकल जो है ईस्ट डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था। लिख लो सवाल। A particle is moving in each direction with velocity of 5 मीटर पर सेकेंड। एक पार्टिकल, एक कण पूरब दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रहा है। A particle is moving in each direction with velocity of 5 meter per second. After 10 seconds, its velocity becomes 10 meter per second in north direction. After 10 seconds, its velocity becomes 10 meter per second in north direction. In north direction. Then find out magnitude and direction of acceleration. Then find out magnitude and direction of acceleration. 10 सेकेंड पश्चात ये 10 मीटर पर सेकेंड से उत्तर दिशा में जाता है, तो त्वरण का परिमाण व दिशा ज्ञात करो। करो इस सवाल को। कितने मीटर पर सेकंड से? 5 मीटर पर सेकंड से किधर जा रहा है? ईस्ट में। तो आप सिस्टमेटिक ढंग से ऐसे करा करो, जल्दबाजी मत करो मैथ इसमें, है ना। 5 आई के लिखोगे नहीं लिखोगे? बोलो। इधर समझो, बाद में लिख लेना आप, है ना। अब 10 सेकंड के बाद किधर चला गया? कितने मीटर पर सेकंड होगी वेलोसिटी?
किधर गया? कितने टाइम के बाद? टाइम कितना है? वेलोसिटी कितनी हो गई? 10 जे के। ठीक है, बोलो इसमें कोई डाउट? 5 मीटर किधर चला? ईस्ट। 10 सेकंड के बाद किधर हो गया? नॉर्थ। अब एक्सीलरेशन कैसे लिखते हो आप? v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। v2 कितना है? 10 जे के। ये कितना है? 5 आई के। कितने टाइम इंटरवल में? 10 सेकेंड। तो एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा? जे केप माइनस 1/2 आई केप। ये आएगा? बोलो। तो पहले तो निकालो इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? आई केप जे केप के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो कितना आएगा ये मैग्नीट्यूड? 1 + 1/4 √5/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आएगा मीटर पर सेकंड। ये तो क्या आया? मैग्नीट्यूड आया। क्या आया ये? अब आपको मैं डायरेक्शन निकालना सिखा रहा हूं, वो ध्यान से सीखना। आप सीधे बैठ जाओ, एकदम सीधे बैठो एकदम। जिसकी भी डायरेक्शन किसकी निकालनी है बताओ? जिस भी फिजिकल क्वांटिटी की डायरेक्शन निकालनी है, पहली बात किसकी डायरेक्शन किसकी निकालनी है? यहाँ पे एक्सीलरेशन की। तो पहले तो एक्सीलरेशन लिखो इसकी। कितना आया? जे के माइनस आई के बाई 2। प्रोसीजर समझ लेना ढंग से, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। इसको वापस रीड्रॉ करना। जो पहले जंगल में गया, मंगल में गया, हमें कोई लेना देना नहीं। जंगल में जा चाहे मंगल में जा, हमें कोई लेना देना नहीं। हमारे पास एक्सीलरेशन कितना आ गया? ये। इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए इसको वापस रीड्रॉ करो। कैसे? जे केप को किधर बनाओगे? इधर। मैग्नीट्यूड कितना है इसका? 1। समझ में आ रहा है? पहले जो हुआ उसको गोली मारो। डायरेक्शन किसकी निकालनी है? एक्सीलरेशन क्या है? जे माइनस आई बाई 2। वापस इसको खींचो। जे किधर बनाओगे? इधर। मैग्नीट्यूड कितना है? 1। माइनस आई बाई 2 है। माइनस आई बाई 2 को कैसे बनाओगे? ये माइनस आई इधर बनाओगे। मैग्नीट्यूड कितना है? 1। बोलो। तो ये आएगी डायरेक्शन एक्सीलरेशन। अब आपकी इच्छा है, आप चाहे नॉर्थ से लो चाहे वेस्ट से एंगल लो। ठीक है, आपने ये एंगल लिया tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 1/2 अपॉन 1। तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स हाफ। लेकिन किधर से? नॉर्थ टुवर्ड्स वेस्ट। नॉर्थ टुवर्ड्स वेस्ट। ओके। अब अगर मान लो बच्चा ये नहीं लेता है, वो कहता है सर मैं तो इसको थीटा लूंगा। किसको थीटा लेगा? ये एक्सीलरेशन आ रहा है, इसको थीटा ले रहा है। ठीक है, तो tan थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? 1/2। तो थीटा कितना आ जाएगा? tan इनवर्स 2। लेकिन ये क्या आएगा? हाँ, मतलब फ्रॉम वेस्ट टुवर्ड्स नॉर्थ। फ्रॉम वेस्ट टुवर्ड्स नॉर्थ। फ्रॉम वेस्ट टुवर्ड्स नॉर्थ। आ गया समझ में? ये भी डायरेक्शन, ये भी सही है और ये भी सही है। अगर ये निकाल लिया और यहाँ से पूछा है, ये वाला एंगल पूछा है, तो 90 माइनस थीटा भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो? समझ में आई डायरेक्शन? दोबारा समझो। जिस भी फिजिक वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन निकालनी है, उसके साथ पहले क्या हुआ था? हमें कोई लेना देना। आया क्या फाइनल? एक्सीलरेशन फाइनल क्या आया? ये आया। कभी भी गलती नहीं करोगे। यहां गलती करोगे क्योंकि अगर यहीं से डायरेक्शन बनाना शुरू कर दिया तो गलती हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया? तो ये एक्सीलरेशन है, इसको वापस क्या करोगे? रीड्रॉ करो। रीड्रॉ कैसे करते हैं वो सिखाता हूं वापस। ये जे कैप है, जे कैप किधर बनाओगे? इधर। मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 1।
ओके, गलती नहीं करोगे, बोलो। फिर माइनस आई बाई 2 को कैसे बनाओगे? ये माइनस आई बनाओगे, इधर मैग्नीट्यूड कितना लिखोगे? हाफ। नाउ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन। अब आप चाहो तो इसको थीटा मान लो, आप चाहो तो इसको थीटा मान लो, एच पर योर रिक्वायरमेंट। निकाल दोगे अब? इस प्रोसीजर को ढंग से क्या कैसे करोगे कि जिसकी भी डायरेक्शन निकालनी है उसको वापस रीड्रॉ कर लो और निकाल, कभी गलती नहीं होगी। अगर इसी में ही कांटा ये इधर गया इधर निकालने की कोशिश करोगे तो गलती होनी है, गलती, क्योंकि दिस इज वेलोसिटी, नॉट एक्सीलरेशन। इट इज वेलोसिटी का डायरेक्शन थोड़ी निकालना है अपन को डायरेक्शन किसका निकालना है? तो व्हाट इज एक्सीलरेशन? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी पहले 5 मीटर किधर गया? ईस्ट, फिर 10 सेकंड के बाद किधर गया? नॉर्थ। तो चेंज इन वेलोसिटी ये आ गई, टोटल टाइम इंटरवल कितना? 10। एक्सीलरेशन आ गया। अब डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करोगे? उसको वापस रीड्रॉ कर लो, कभी गलती नहीं होगी, जीवन में कभी गलती नहीं होगी। अगर इससे करोगे तो गलती आएगा नहीं आएगा? ये क्या है? वेलोसिटी है। तो ये क्या है? एक्सीलरेशन कहाँ है? नॉट अंडरस्टैंड माय डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। देखो मेरी बात सुनो, अभी घर जा करके तुम डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, एवरेज एक्सीलरेशन, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस, ये सारे क्वेश्चन करके ले आओगे ना। इससे सारी शीट कर लाना तुम, तो जो भी नहीं आया वो पूछ लेना कल आकर के, है ना? कल नहीं मतलब मंडे को। अब एसटी ग्राफ देखो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब देखो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है बच्चों। सबसे पहले एक चीज सीखो, स्लोप। क्या सीखेंगे अपन? स्लोप। स्लोप बच्चों पूरी फिजिक्स में हम dy बाई dx से निकालते हैं और tan थीटा से निकालते हैं, ठीक? अगर आपको 2 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं समझ रहे हो? जैसे ये x1 y1 और ये क्या दे रखा है आपको? x2 y2। तो अपन स्लोप ऐसे भी निकालते हैं बच्चों, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब ये बार बार काम आएगा जब भी अपन न्यूटन से इक्वेशन ऑफ मोशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, कांस्टेंट रिटार्डेशन से जा रहा है, तो इस स्लोप से ही हम रिटार्डेशन निकाल देंगे, एक्सेलरेशन निकाल देंगे। इसलिए भूलना मत। स्लोप कैसे निकालते हैं? dy बाई dx tan थीटा। थीटा कैसे नापते हैं? जैसे मान लो ये ग्राफ आया ये, तो थीटा एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज। थीटा कैसे नापते हैं? एंटी क्लॉकवाइज, ओके। और थीटा की वैल्यू अगर 90 से ज्यादा है तो ये तो जानते हो tan थीटा नेगेटिव आ जाएगा। बोलो कि बताओ, इसको भी समझाऊं? आता है। थीटा अगर 90 से कम हो तो tan थीटा कितना आएगा? तो ये स्लोप के लिए सारी बातें समझ में आ रही है? किसके लिए? ये बहुत काम आएगी अपने। थीटा की वैल्यू 90 से जाता है, नेगेटिव स्लोप हो जाएगी। थीटा की वैल्यू 90 से कम है तो पॉजिटिव स्लोप। और अगर 2 कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 x2 y2, तो अपन स्लोप कैसे निकालते हैं? y2 माइनस y1 अपॉन, क्लियर? ओके। अब ग्राफ आया सपोज ऐसा, इसकी स्लोप बताओ। 0, क्योंकि थीटा कितना है? थीटा कैसे नापते हैं? एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज। ये तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, दिस इज पैरेलल टू
थीटा कितना है, स्लोप कितनी है, 0 नहीं, तो पार्टिकल किसमें, रेस्ट। स्लोप ऑफ एसटी कर्व गिव्स यू वेलोसिटी। एसटी कर्व की जो भी स्लोप आएगी वो आपको क्या देगी, वेलोसिटी। तो अपन क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी इक्वल टू स्लोप ऑफ एसटी कर्व, एसटी कर्व, और dy बाई dx, तो y क्या है, s, x क्या है, तो इसको क्या लिख सकते हो, ds बाई dt। समझ में आ रहा है आपको? एसटी कर्व की स्लोप क्या देगी आपको, क्या देगी, वेलोसिटी। और एरिया अंडर एसटी कर्व क्या देगा, हाँ एस इंटू टी, कुछ होता ही नहीं है फिजिक्स में, एस इंटू टी कुछ होता है। शाबाश, बहुत बढ़िया बोला तुमने, है ना। एरिया अंडर एसटी कर्व हमको कुछ नहीं देगा, क्योंकि एरिया मैंने क्या सिखाया था तुम्हें, एस इंटू टी। एस इंटू टी कभी पढ़ा ही नहीं है मैंने, नहीं ओके। तो इसकी स्लोप कितनी आई, 0 क्यों आई, थीटा क्या है, थीटा नापते कैसे हैं, एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो थीटा कितना हो गया, 0, स्लोप कितनी हो गई, 0, वेलोसिटी कितनी हो गई, 0, यानी कि पार्टिकल किसमें आ गया, ये ग्राफ समझ में आ गया, पहला वाला है, ओके। पहला ग्राफ सबको समझ में आया अच्छे से। अब उसने ग्राफ दे दिया ऐसे, स्ट्रेट लाइन देखिए पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, बताओ क्या शो करता है ये, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। व्हाई यूनिफॉर्म, देखो थीटा की वैल्यू बदलेगी क्या, नहीं बदल रही है, तो स्लोप बदलेगी क्या, स्लोप क्या है, वेलोसिटी, तो दिस इज ग्राफ इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। समझ में आ गया अच्छे से, तुमने खुद नहीं बता दिया मेरे को, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। व्हाई यूनिफॉर्म वेलोसिटी, बिकॉज थीटा कांस्टेंट, स्लोप और स्लोप ऑफ एसटी कर्व गिव्स यू वेलोसिटी। समझ में आ रहा अच्छे से, कोई डाउट नहीं है इसमें। अब ग्राफ दे दिया उसने इस तरह का, बताओ ये क्या शो है, आप इसको समझाता हूं मैं ध्यान से, है ना, सीधे बैठना आप, है ना। इसमें हम देखेंगे, पहले एक पॉइंट ले लिया मैंने ये, ओके, एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे, ये पॉइंट ले लिया मैंने ए, यहाँ पे ले लिया, ओके। तो कर्व पर स्लोप निकालने के लिए क्या बोला, मेरे साथ बोलो, वी हैव टू ड्रॉ टेंजेंट। क्या खींचना पड़ता है, टेंजेंट। तो मैंने टेंजेंट खींची, इस पे खींच सकते हैं ऐसे टेंजेंट, दिस इज टेंजेंट। समझ में आ रहा सबको, बोलो क्या खींचेंगे अपन, टेंजेंट। क्या निकालने के लिए, किस पे, कर्व अगर है, कर्व पे स्लोप निकालने के लिए क्या खींचेंगे, टेंजेंट खींचेंगे। अब ये एक्स एक्सिस अपन ने ये बना दी, सीधा बनाना एकदम, है ना, एक्स एक्सिस से ही मानना, हाँ। तो थीटा कैसे नापोगे, नापोगे नहीं नापोगे, ऐसे बोलो। तो टेन थीटा जो भी आएगा, टेन थीटा दैट विल गिव वेलोसिटी, वो हमको वेलोसिटी देगा। दोबारा से, कर्व पर आपने एक पॉइंट कंसीडर किया, उस पर टेंजेंट ड्रॉ किया, उस पर अब एक्स एक्सिस बनाया और थीटा निकाल। तो टेन थीटा गिव्स यू वेलोसिटी, स्लोप ऑफ द कर्व एट पॉइंट ए
टेन थीटा क्या शो करता है? स्लोप ऑफ कर्व 8 पॉइंट ए. स्लोप ऑफ कर्व 8 पॉइंट ए गिव्स यू वेलोसिटी. ओके ओके. अब मैं नीली चौक से बनाता हूं. ठीक, बी पे बना रहा हूं तो क्या खींचूं? टेंजेंट ड्रॉ करूं. तो ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया नहीं कर दिया? बोलो, समझ में आ रहा है? एक्स एक्सिस बना दें. ये एक्स एक्सिस बना, क्योंकि थीटा आपको कैसे सिखाया था? एक्स एक्सिस से एंटी. अभी थीटा ये होगा कि नहीं होगा? तो आपको क्या लगता है थीटा पहले से बड़ा कि घटा? बड़ा. और 90 से कम है. तो टेन थीटा अगर 90 से कम होता है, टेन जीरो की वैल्यू 0, टेन 30 की वैल्यू 1/√3, टेन 45 1, टेन 30 कितना होता है? ये टिप्स पे होने चाहिए एकदम, इसमें कोई दिमाग मत लगाना. 1, टेन 60√3, टेन 90. शाबाश. तो बढ़ रही है वैल्यू, घट रही है? थीटा जैसे बढ़ा टेन थीटा भी बढ़ा. तो अभी स्लोप बढ़ी कि नहीं बढ़ी? व्हाट डू यू मीन बाय स्लोप? वेलोसिटी बढ़ गई. अगर टाइम के साथ आज वेलोसिटी बढ़ रही है, ये टाइम बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है, दिस ग्राफ शोज एक्सीलरेशन, एक्सीलरेटेड मोशन. कैसी मोशन है? एक्सीलरेटेड मोशन. समझ में नहीं आया? पक्का? एक्सीलरेटेड मोशन कोई दिक्कत नहीं है? पक्का? अब देखो ये तीसरा करो क्या? बोलो, समझ में आ रहा हो तुम्हें? ओके. अब हम एक कर्व और बना रहे हैं. ये एसटी ग्राफ बच्चों, और ये ग्राफ दे दिया उसने इस तरह से. ठीक है? ओके. अब वापस अपन वही प्रोसीजर लगा रहे हैं, 2 पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं. ठीक है? कितने पॉइंट ले रहे हैं? ये एक पॉइंट हम नीली चौक से बना रहे हैं. क्या करना चाहिए हमको स्लोप निकालने के लिए? इस पॉइंट पे कर्व के जिस भी पॉइंट पे आपको स्लोप निकालनी है, फर्स्ट यू ड्रॉ टेंजेंट एट दिस पॉइंट. फर्स्ट यू ड्रॉ टेंजेंट ड्रॉ. बोलो, अब क्या करना चाहिए? एक्स एक्सिस, ये थीटा नाप लेंगे इसे. नापोगे नहीं नापोगे इसे? दैट विल गिव यू वेलोसिटी. क्या देगा आपको? जो भी आई, जो भी आई. नहीं, अब मैं ये लाल चौक से बनाता हूं. एक पॉइंट यहां लिया मैंने, बी यहां पे ले लिया. ठीक है? क्या खींचोगे अब इस पे? टेंजेंट खींच दे. ओके, टेंजेंट खींच दे. खींच दिया? बोलो, अब क्या करें? एक्स एक्सिस. थीटा नाप लें. इस बार थीटा कम आया कि ज्यादा आया? मतलब क्या कम हुआ? वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज, रिटार्डेड मोशन. दिस ग्राफ शोज, दिस ग्राफ शोज, दिस ग्राफ शोज रेस्ट, दिस ग्राफ शोज. लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब जान यही है एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी रिटार्डेशन के लिए. इसी से एक्सीलरेशन निकलेगा, इसी से रिटार्डेशन निकलेगा, इसी से ही यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी. और पार्टिकल कैसे चलेगा? या तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलेगा, या तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से चलेगा, या रिटार्डेशन से चलेगा. तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसी से ही अपन टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्प्लेसमेंट,
एरिया अंडर द कर्व अगर आप देखो तो क्या बोलोगे अब? वीटी। वीटी क्या शो करता है? डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। अगर स्पीड ले लें तो डिस्टेंस हो जाएगी वो, और वेलोसिटी ले लें तो डिस्प्लेसमेंट। तो ये ग्राफ जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी से ही एक्सीलरेशन निकलेगा। जैसे एक ट्रेन चल रही है तो एक पहले एक्सीलरेट होगी, फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलेगी, फिर रिटार्ड होगी। एक कार पहले एक्सीलरेट होगी, बाद में रिटार्ड होगी। तो कम से कम 50% प्रॉब्लम जो है ना वेलोसिटी टाइम ग्राफ के ऊपर बनेंगे। कितने परसेंट? क्योंकि एसटी ग्राफ की क्या डिसएडवांटेज थी? क्योंकि एरिया अंडर द कर्व उसका कुछ भी शो नहीं करता। किसका? एसटी कुछ बताता ही नहीं है, नहीं। और उसका एक्सीलरेटेड मोशन देखो तो पैराबोला, और रिटार्डेड मोशन देखो तो पैराबोला, जिसका न तो एरिया अंडर द कर्व निकाल सकते तो कुछ निकाल सकते। तो 1D में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात समझना ध्यान से। वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्लोप ऑफ वीटी कर्व क्या देगा? एक्सीलरेशन। शाबाश। स्लोप ऑफ वीटी कर्व क्या देगा आपको? एक्सीलरेशन। तो वीटी कर्व अगर ऐसा हो तो स्लोप कितनी आएगी? 0। तो क्या हो गया? एक्सीलरेशन क्या हो गया? 0। यानी कि v क्या हो गया? कांस्टेंट। स्लोप कैसे निकालते हो? dv/dt। बोलो बच्चों। तो ये ग्राफ किसको शो करेगा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। किसको ग्राफ को शो करेगा? ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या शो करेगा बच्चों? ओके? इसमें किसी को कोई डाउट? तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो तो न्यूटन इक्वेशन अगर लगानी हो तो एस बराबर वीटी लिख देना बस। एक्सेलरेशन क्या है इसमें? 0। तो ये बहुत काम आएगी अपन को जब अपन सवाल करेंगे। यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लिखते हो ना, बोलो ये क्या हो जाएगा? 0। एस बराबर क्या आ जाएगा? यूटी। अगर एस निकालना हो तो क्या करें? अभी इसमें एस निकालना हो तो एरिया अंडर द कर्व निकाल देना। क्या निकाल दोगे? एस आ जाएगा। बोलो पक्का? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? एरिया अंडर द वीटी कर्व क्या शो करेगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल डिस्टेंस, है ना। अगर मान लो जैसे इस तरह का ग्राफ आया, वीटी ग्राफ, इस तरह से दे दिया, तो अगर ये सबको प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगी? टोटल डिस्टेंस। और अगर नेगेटिव वाले को माइनस करोगे तो डिस्प्लेसमेंट। पक्का है? ऐसे बहुत सारे सवाल आपको मिलेंगे टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालने के। ठीक है? समझ में आ रहा है सबको? ओके, चलो अब आ जाओ इस पे। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ सपोज ऐसा आया तो ये क्या शो कर रहा है बताओ? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। क्यों? थीटा क्या है? कांस्टेंट। थीटा क्या है? तो टेन थीटा क्या होगा? यानी कि स्लोप क्या हो गई? कांस्टेंट। स्लोप ऑफ वीटी कर्व क्या देता है हमको? एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? कांस्टेंट। ओके, बोलो। और उसने कहा एक कार एक्सेलरेट्स, क्या बोला उसने? एंड आफ्टर 10 सेकेंड इट्स वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकेंड। एक कार यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, ऐसे बोल दिया उसने। क्या बोला? तो घबराना मत। A car uniformly accelerated and in 10 seconds its speed becomes 5 मीटर पर सेकेंड। कितने सेकेंड में? 10 सेकेंड। कितने सेकेंड में?
तो ये जो है ना स्लॉप से आप एक्सीलरेशन निकाल लेना। कैसे? इसके कोऑर्डिनेट कितने आएंगे बताओ? 0 0। इसके कोऑर्डिनेट 10 5। पहले क्या लिखते हैं? x, फिर क्या लिखते हैं? y। समझ में आ रहा है वो? सीधे बैठवा एकदम है। अरे नींद आ रही है? इतनी हाइट है। अच्छा, तो स्लॉप कैसे निकालते हैं बताओ? मैंने क्या सिखाया था तुम्हें? y2, अरे गधे ने 2 पॉइंट हो तो फिर ये सिखाया था ना, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 कितना है बताओ? 5 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 0। तो एक्सीलरेशन कितना आ गया? हाफ। ठीक है, निकाल लोगे इस ग्राफ से एक्सीलरेशन? पक्का? कैसे निकाले आपने स्लॉप? जैसे उसने कहा एक कार एक्सीलरेट्स, इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड गेन 5 मीटर, its speed become, its velocity become 5 meter per second within 10 seconds. What is acceleration? ये आ गया ना, आप आ गया ना। ये लाइन से एक्सीलरेशन निकालना है अपन को बहुत सारे क्वेश्चंस में। निकाल लोगे? कोई दिक्कत नहीं है। तो ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का ग्राफ है कि नहीं है? बोलो। ओके, अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ उसने ऐसे दे दिया अपन को। इस तरह से दे दिया। ये ग्राफ क्या शो करता है? कांस्टेंट रिटार्डेशन। क्या? वाई रिटार्डेशन? बिकॉज थीटा की वैल्यू क्या आ रही है? 90 से ज्यादा। स्लोप क्या आएगी? नेगेटिव। तो नेगेटिव एक्सीलरेशन को क्या बोलते हैं हम? रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सीलरेशन को क्या बोलते हैं? ठीक है, क्वेश्चन ऐसे बनाएगा, एक कार एक्सीलरेट, पहले एक्सीलरेट कर देगा, फिर कहेगा ब्रेक लगा दिया मैक्सिमम स्पीड आने के बाद। तो खट से ग्राफ कैसा बनेगा? खटाखट बताओ। पहले फिर ये सब नया समझ में। अभी उसने कहा ए कार स्टॉप्स, ए कार इज मूविंग विथ 10 मीटर पर सेकेंड, ए कार इज मूविंग आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक्स इन 20 सेकेंड इट स्टॉप्स। व्हाट इज रिटार्डेशन? कितनी स्पीड थी उसकी? 10 मीटर पर सेकेंड। अभी कितनी हो गई? 0। कितने सेकेंड में? 20 सेकेंड। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ, कोई बता सकता है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट? 0 10। शाबाश, क्योंकि x की वैल्यू 0, y एक्सिस पे x की वैल्यू कितनी होती है? ठीक है, तुम्हें सबको समझ में आ रहा है? ये कितना आएगा बताओ इसकी? 20। हाँ 20। हाँ फिर ठीक है। रिटार्डेशन निकाल के बताओ फटाफट। रिटार्डेशन आएगा आपका, स्लोप निकाल लो इसकी, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो -1/2, माइनस साइन शोज रिटार्डेशन। नया समझ में? तो रिटार्डेशन निकालना आ जाएगा, एक्सीलरेशन निकालना आ जाएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलाना आ जाएगा। आएगा? ओके, जैसे उसने कहा एक ट्रेन चलती है, एक स्टेशन से स्टार्ट हुई, तो ट्रेन कैसे होती है? पहले एक्सीलरेट होगी, फिर कैसे चलेगी? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, फिर रिटार्ड। तो इसमें एक्सीलरेशन निकाल सकते हो, यहां से एरिया अंडर द कर्व निकाल करके डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो इसका, ये रिटार्डेशन निकाल सकते हो। पूरा टोटल डिस्टेंस निकालनी हो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन, तो इसका एरिया निकाल दोगे। यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा कि नहीं होगा? क्यों? नेगेटिव नहीं है। नहीं आ रहा समझ में?
सब एक बार में आ रहा है? क्या ज़्यादा क्या हो गया? तो ये अगर आप देखोगे ना, अगर आप ध्यान से घर पे करोगे तो क्या करना है, बॉडी या तो एक्सीलरेट होगी, या तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलेगी, या तो रिटार्डेशन से चलेगी। और अब आपको क्या सिखाना है कि अगर एक्सीलरेशन वेरिएबल होगा तो फिर इंटीग्रेशन सिखाऊंगा। एक्सीलरेशन अगर वेरिएबल हो गया तो बस। आप देखो इसको बताओ, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा आ गया तो बढ़ता हुआ एक्सीलरेशन, क्या बोलेंगे इसको? इंक्रीज एक्सीलरेशन। क्या बोलेंगे? क्योंकि इसकी स्लोप क्या देगी अपन को? एक्सीलरेशन। यहां पे ज्यादा एक्सीलरेशन, दिस इज वेरिएबल एक्सीलरेशन। क्या बोलेंगे इसको? लिखो यहां पे वेरिएबल एक्सीलरेशन, दिस इज वेरिएबल रिटार्डेशन। इन दोनों की प्रॉब्लम कैसे होगी? ओनली बाय इंटीग्रेशन। नहीं आ रहा समझ? तो तुम्हें 1D कठिन लग रही है? तुम इतना जो हवा बना रखा था तुमने, 1D रोज कहते थे 1D पढ़ाओ 1D पढ़ाओ। प्रोजेक्टाइल तो इससे भी सरल है, उसमें तो करना ही क्या है, जी पता है अपन को पहले से ही। उसमें तो नहीं इंटीग्रेशन करना है ना डिफरेंशिएशन करना है प्रोजेक्टाइल में। तो प्रोजेक्टाइल तो मोशन अंडर ग्रेविटी जी, ना आपको इंटीग्रेशन करने की जरूरत ना डिफरेंशिएशन करने की जरूरत, पत्थर फेंकना है ऐसे बस। अच्छा बताओ, प्रोजेक्टाइल में जी के मोशन में है ना, फिर काई कठिन है? फिर वो इंटीग्रेशन करना ही नहीं, वहां तो कांस्टेंट जी है। जी ही अपोज करेगा, जी ही सपोर्ट करेगा। किसको? प्रोजेक्टाइल को कहते हैं। चलो इधर देखो, ये क्या है वेरिएबल, ये क्या है वेरिएबल? यार तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या? अच्छे से आ गया? अभी घर जाना है इसलिए आ रहे थे। आप देखो इसके सारे सवाल निकालना तुम ढंग से। इसमें क्या है, एक तो मेरे को सिखाना है तुम्हें अच्छे से इंटीग्रेशन। वेरिएबल एक्सीलरेशन होगा ना तो इंटीग्रेशन से निकालना।